हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जॉन गाल्सवर्दी के जो वर्क्स हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं, उन्हें पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में जॉन गाल्सवर्दी की हमने इनके एक प्ले लॉयल्टीज़ को पढ़ा था। आज जो वर्क है इनका जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद लाइन टू लाइन ये जो टेक्स्ट है इसको पढ़ूंगी। वो है स्ट्राइफ। जैसा आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, आप लोगों ने देखा। अब जो मैं पढ़ा रही हूँ ये जो आप टेक्स्ट में देख रहे हैं, स्ट्राइफ साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन ये स्टोरी बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और ये जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी स्टोरी है। जॉन गाल्सवर्दी का कोई भी शायद ही कोई ऐसा वर्क हो जो अच्छा ना हो। ये कहानी है एक संघर्ष की, और जो स्ट्राइफ का एक मतलब होता है स्ट्रगल। यहाँ पर जो संघर्ष से मतलब है, यहाँ संघर्ष है मज़दूरों का अपने मालिक के जो ख़िलाफ़ जाके वो हड़ताल करते हैं। और आगे जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। मैं लाइन टू लाइन आपको हमेशा की तरह बाद में बताऊंगी। पहले आप ध्यान से इसकी स्टोरी सुने और इसको अपने दिमाग में बैठा लें। एक बार ना समझ में आए दोबारा पढ़ें, दोबारा सुनें, तो आपको डेफिनेटली ये कहानी समझ में आ जाएगी। आज की हमारी स्टोरी स्ट्राइफ है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसके बैकग्राउंड, कुछ जो कीवर्ड्स हैं, कुछ फैक्ट हैं वो बता दूं। ये जो प्ले है गाल्सवर्दी, ये लिखा था जॉन गाल्सवर्दी ने। ये इनका थर्ड प्ले था। इससे पहले वो 1906 में सिल्वर बॉक्स और 1907 में जॉय को लिख चुके थे। सिल्वर बॉक्स जो था वो सुपरहिट रहा, लेकिन जॉय जो था, जो कि 1907 में आया था, वो फ्लॉप हो गया। जब इन्होंने 1909 में स्ट्राइफ को लिखा तो इसको भेजा गया था कई राइटर्स और कई थिएटर के पास, लेकिन सभी ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद मार्च के महीने में लंदन शहर के ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर ने इसे अपनाया और इसको परफॉर्म करवाया। और ये प्ले जो था सुपर डुपर हिट रहा। और इसी साल नवंबर को 17 नवंबर को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक थिएटर है न्यू थिएटर्स के नाम से, उन्होंने इसे प्ले को अपनाया और परफॉर्म करवाया। वहाँ भी ये सुपर हिट रहा। ठीक है, ये चीज़ें जो थी स्ट्राइफ के बारे में मैंने आपको कुछ बता दी कि कैसे ये शुरू हुआ, कैसे ये सुपर डुपर हिट रहा। अब हम इसकी कहानी पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। और ये जो पॉइंट है आप नोट करते चलिएगा, जो भी मैं आपको बताऊं। ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स हैं, तो ज़रूर नोट करिए इन्हें आप। सॉरी, आवाज़ कुछ बैठी सी है, लेकिन आप जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको क्लियरली सुनाई पड़ रहा होगा। ना सुनाई पड़े तो दोबारा आप बैक करके देख सकते हैं वीडियो को, लेकिन आपको सुनाई पड़ रहा होगा, मुझे ये जानती हूँ मैं। तो क्या है, कहाँ से कहानी शुरू होती है मैं वो आपको बता रही हूँ। ये कहानी है ऐसी कंपनी की कि जहाँ पर हड़ताल चल रही है। मज़दूरों ने हड़ताल करी हुई है अपनी कुछ मांगों के लिए। ये कहानी बताती है कि मज़दूर जब हड़ताल करता है तो उसकी ज़िंदगी पर और उसके फैमिली की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। और ये कहानी ये भी बताती है कि लोग किस तरह से अपने स्वार्थ के लिए अपने लीडर्स को ही कभी कभार
स्टिक पर रख देते हैं, ट्रिक पर। आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आने वाली है, मेरा ऐसा मानना है। आगे जो कहानी में होता है ये है कि मैं आपको बता दूं, ये जो टीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है, ये आपके लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल, क्योंकि ये टीजीटी में जॉन गाल्सवर्दी राइटर हैं और ये स्टोरी आपको बहुत ही जो जब आप देखेंगे तो इसके चाहे वो कैरेक्टर्स हों, चाहे वो इसका कोई भी कैरेक्टर्स, जब तक कि आप स्टोरी नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ट्रिनर्था टिन प्लेट वर्क्स फैक्ट्री में, जो इस फैक्ट्री का नाम है ट्रिनर्था टिन प्लेट वर्क्स है, मज़दूरों की हड़ताल को काफ़ी दिन हो गए हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स को अब चिंता होने लगी है कि कहीं कंपनी बिखर ना जाए। कंपनी का डायरेक्टर कौन है? जॉन एंथनी। डायरेक्टर्स सिर्फ जॉन एंथनी नहीं हैं, एक्चुअली इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काफ़ी सारे होते हैं किसी कंपनी में, तो लेकिन कोई सेटलमेंट होता नज़र नहीं आ रहा। इस शीट मेटल प्लांट कंपनी के चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, जो जॉन एंथनी हैं, वो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड हैं। वो बहुत ही ज़िद्दी और उसूलों वाले यानी प्रिंसिपल वाले मानने वाले आदमी हैं और मज़दूरों की मांगों के सामने झुकने को तैयार नहीं हैं। इस शीट मेटल प्लांट के मैनेजर हैं फ्रांसिस अंडरवुड, जो मज़दूरों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लेकिन अपनी पोस्ट की वजह से मज़दूरों का खुलकर सपोर्ट नहीं कर सकते। फ्रांसिस अंडरवुड की पत्नी एनेट अंडरवुड भी मज़दूरों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, लेकिन क्योंकि वो कंपनी में काम नहीं करती हैं, इसलिए उनके हाथ फ्रांसिस की तरह बंधे हुए नहीं हैं और वो खुलकर मज़दूरों के हक के लिए बोलती हैं और काम करती हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एनेट जो है, एनेट अंडरवुड, वो जो चेयरमैन हैं इस कंपनी के, उनकी बेटी हैं, यानी जॉन एंथनी की बेटी हैं, और जो मिस्टर अंडरवुड है वो इनके दामाद हैं, जो इसकी कंपनी के मैनेजर हैं। पिता मज़दूरों के खिलाफ और बेटी मज़दूरों के साइड होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मज़दूर मीटिंग के लिए अंडरवुड होम पर इकट्ठा होते हैं। मज़दूरों के नेता हैं डेविड रॉबर्ट्स, जो बहुत ही ज़िद्दी और हठ धर्मी हैं। वो किसी भी कीमत पर अपनी मांगों से नहीं हटेगा। मीटिंग में डेविड रॉबर्ट्स के काउंटर पार्ट 75 साल के जॉन एंथनी मज़दूरों की किसी भी मांग को मानने से मना कर देते हैं। जॉन एंथनी एक पुराने कंजर्वेटिव बिजनेसमैन हैं, जिनका मानना है किसी भी हालत में उन्हें झुकना नहीं है। जॉन एंथनी का मानना था कि हर कंपनी में बस एक ही मास्टर या मालिक हो सकता है और वो मैं हूँ। अपने 32 साल के करियर में चेयरमैन ऑफ द बोर्ड वो 4 हड़तालों को सुलझा चुके हैं। उनका मानना है कि थोड़ी और जिद मज़दूरों को एक बार फिर झुकने पर मजबूर कर देगी। कंपनी के दूसरे डायरेक्टर्स जॉन एंथनी के इस आइडल रवैये से परेशान हैं। उन्हें डर है कि कहीं ज़्यादा लंबी हड़ताल कंपनी के स्टॉक होल्डर्स को नाराज़ ना कर दे, मतलब जिन्होंने पैसा लगाया कंपनी पर। प्लांट मैनेजर फ्रांसिस अंडरवुड एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें वो हड़ताल की वजह से मज़दूरों और उनकी फैमिलीज़ पर हो रहे भयानक इफ़ेक्ट्स बताता है। सिचुएशन दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। इसी बीच यूनियन ने हड़ताल कर रहे मज़दूरों से अपना सपोर्ट यानी समर्थन वापस ले लिया है। साइमन हार्नेस ने, जो कि यूनियन के अधिकारी हैं, वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मज़दूरों के बीच सेटलमेंट कराने की कोशिश करता है। पहले वो कंपनी के
जो डायरेक्टर से मिलता है, लेकिन उस मीटिंग में एंथनी की ज़िद उस मीटिंग में कोई रिज़ल्ट निकलने नहीं देती है। एंथनी की ज़िद की वजह से कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता है। फिर साइमन हार्नेस मज़दूरों के पास जाता है, उसके साथ डायरेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, लेकिन वहाँ भी डेविड रॉबर्ट्स अड़ जाता है और किसी भी मांग को ख़त्म करने से मना कर देता है। मज़दूरों की हालात बहुत बदतर होती जा रही है। जो हालत है मज़दूरों की वो बहुत ही बदतर होती जा रही है। कई मज़दूर तो हड़ताल ख़त्म करने वाले थे, लेकिन रॉबर्ट्स मना कर देता है। डेविड रॉबर्ट्स की पत्नी एनी रॉबर्ट्स मर रही हैं क्योंकि वो बीमार हैं। उनका कमज़ोर दिल अब ठंड और भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जो स्ट्राइक की वजह से उनकी ज़िंदगी में आई है। एक समय एनी रॉबर्ट्स अंडरवुड होम में नौकरी कर रही थी। उसकी पुरानी मालकिन एनेट अंडरवुड उससे मिलने आती है। मतलब एनी रॉबर्ट्स एनेट अंडरवुड के यहाँ जॉब कर रही होती, नौकरानी का काम कर रही होती है, और एनेट अंडरवुड पुरानी मालकिन मिलने जाती हैं एनी रॉबर्ट्स से और एनी को खाना देती हैं, लेकिन खुददार स्ट्राइक लीडर डेविड खाना लेने से मना कर देता है। कहता है कि वो जॉन एंथनी की बेटी से कोई मदद नहीं लेगा। एनी उसे अपनी बीवी की सेहत और जान की दुहाई देती है कि उसके लिए स्ट्राइक ख़त्म कर दे। मतलब किसके लिए स्ट्राइक ख़त्म कर दे डेविड? अपनी वाइफ एनी रॉबर्ट्स के लिए। लेकिन डेविड ऐसा करने से मना कर देता है। साइमन हार्नेस फिर मज़दूरों के साथ मीटिंग करते हैं। मीटिंग में साफ हो जाता है कि ज़्यादातर मज़दूर हड़ताल ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ मज़दूर यूनियन की शर्तों पर हड़ताल ख़त्म करने को तैयार हैं। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि साइमन हार्नेस जो हैं, यूनियन के जो ऑफिशियल व्यक्ति हैं, उन्होंने कुछ शर्तें लिखी हैं जो आपके डेविड रॉबर्ट्स की शर्तों से थोड़ी आसान है और शायद कंपनी उसे मान लेगी। लेकिन डेविड रॉबर्ट्स की शर्तें थोड़ी कठिन हैं और कंपनी को मानना शायद थोड़ी मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम देखें कि बेहतर कौन सी शर्तें हैं और कौन सी शर्तें मज़दूरों के हक़ में होंगी, तो वे ऑब्वियसली डेविड रॉबर्ट्स की होंगी। तभी वहाँ डेविड रॉबर्ट्स आता है जब साइमन हार्नेस मज़दूरों को समझा रहा होता है और मज़दूर तैयार हो जाते हैं कि हम यूनियन की शर्तों पर हड़ताल ख़त्म कर देते हैं। तभी वहाँ डेविड रॉबर्ट्स आता है। लोग उसकी बातें सुनने से मना कर देते हैं, लेकिन डेविड रॉबर्ट्स एक अच्छा ऑरेटर है। वो अपनी ऑरेटरी से एक बार फिर मज़दूरों का मन बदल देता है। वो कहता है कि थोड़े दिन की और हड़ताल हमारी सारी मांगों को मनवा देगी। तभी वहाँ एक औरत आती है और एनी रॉबर्ट्स के मरने की खबर देती है। सभी को लगता है कि अगर अब भी वो ऐसे ही अड़े रहे तो आगे भी ऐसी ट्रेजेडी होती रहेगी। सभी लोग यूनियन की मांगों के अकॉर्डिंग हड़ताल ख़त्म करने पर राज़ी हो जाते हैं। मिस रॉबर्ट्स की डेथ की न्यूज़ डायरेक्टर्स के पास पहुंचती है। एडगर एंथनी, जो जॉन एंथनी का बेटा है और एनेट अंडरवुड का भाई है, वो खड़ा होकर सभी डायरेक्टर्स को एनी रॉबर्ट्स की मौत का जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि हमें मज़दूरों के हक़ के लिए काम करना होगा। सभी डायरेक्टर्स एक बेवजह मौत पर गिल्ट महसूस करते हैं। जॉन एंथनी अभी भी कंपनी को ना झुकने की सलाह देते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स जॉन एंथनी के खिलाफ जाकर मज़दूरों की मांगे मान लेते हैं, जो यूनियन की बात बताई गई थी, यानी साइमन हार्नेस वाली। साइमन हार्नेस की शर्तों में एक शर्त ये भी है कि जॉन एंथनी को अपनी पोस्ट से रिज़ाइन देना पड़ेगा। जिस शाम मज़दूर साइमन और डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, सभी बहुत दुखी थे। जॉन एंथनी जानते थे कि डायरेक्टर्स उन्हें वोट आउट करके निकाल देंगे। वो पहले ही अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर देते हैं। मीटिंग में तय हो जाता है मज़दूरों और डायरेक्टर्स के बीच कि हम यूनियन की शर्तों पर हड़ताल को ख़त्म करते हैं।
सारी शर्तें मान ली जाती हैं, मजदूर अपनी हड़ताल को ख़त्म कर देते हैं। दोनों लीडर्स यानी कंपनी के जो लीडर थे जॉन एंथनी और मज़दूरों के जो लीडर थे डेविड रॉबर्ट्स, वो एक दूसरे को घूरते हैं, लेकिन वो मन में सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत करी अपने अपने साइड के लोगों को बचाने के लिए, लेकिन दोनों ही लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए हमें चाय से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। अचानक से दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति जो नफ़रत थी वो एडमिरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट में बदल गई। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी, और हम इसे लाइन टू लाइन पढ़ेंगे जो हमारी टेक्स्ट में लिखी है स्टोरी। अगर आपको ये एक बार में समझ में ना आए तो आप इसे दोबारा भी पढ़ें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये आपके टीजीटी के सिलेबस में जो काल्सवर्दी हैं तो उनका ये बहुत ही प्रसिद्ध प्ले वर्क है। तो चलिए अभी पढ़ते हैं हम लोग लाइन टू लाइन। मैं पैरा पढ़ूंगी, उसकी आपको ट्रांसलेट करूंगी हिंदी में, फिर दूसरा पैरा ऐसे आपको बताऊंगी। स्ट्राइफ इज़ अ 3-act play by Galsworthy. It shows the traditional conflict between the capitalist and the working class. The chief protagonists are two individuals, David Roberts, leader of Men's Committee, and John Anthony, the chairman of the company Trinartha Tinplate Works. There has been a strike in the company since December last. Simon Harness represents the trade union. He has withdrawn his support from the strike. David Roberts wants that the strike should continue till their demands are met. Men starve. No one is ready to yield. The situation gets worse and worse. Both the sides, except their leaders, are willing to make compromise. Enid Underwood is the daughter of John Anthony. She is the wife of Edgar Anthony. Annie is the wife of Roberts. Enid sends food and other articles for Mrs. Jones. Roberts does not allow आगे जो है वो दी हुई है, जो हम लोग की स्टोरी है वो आगे की है। जो रॉबर्ट्स होते हैं वो इसे अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया। आगे जो है वो है जो वो अलाउ नहीं करते। हिज वाइफ टू एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम एनिड, मतलब रॉबर्ट्स नहीं अलाउ करता है। Harness speak to the strikers. He says that they have been ill-advised. Roberts delivers a long speech. He says that the fight is against capitals. Annie dies. The news is given to Roberts, who leaves the meeting. मैं आगे का भी पैरा पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपको इकट्ठा मैं इसकी समरी का ट्रांसलेशन कर दूंगी। एडगर इन द मीटिंग पुट्स द केस सेइंग that he would rather resign than go and starving women. John Anthony delivers a speech. He wants to treat the labor with the iron hand.
The directors except Anthony are in favor of leaving the dispute in the hands of Simon Harness. Anthony has no other option except to resign. Thus, Anthony and Roberts are through over terms are made. They are exactly the same as were proposed in the beginning. The strike costs the death of one woman and the sufferings of the two best men, Roberts and Anthony. हम लोगों ने ये जो है अपने जो टेक्स्ट है उसे पढ़ लिया है। अब हम लोग जो है इसका हिंदी जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ेंगे। तो इसका जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है वो होगा, गाल्सवर्दी द्वारा लिखा गया 3 अंकों का प्ले है, 3 अंकों का नाटक है। कौन सा? स्ट्राइफ। ये कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीपतियों और श्रमिक वर्ग के बीच होने वाले पारंपरिक संघर्ष को दर्शाता है। इस प्ले के 2 मुख्य कैरेक्टर हैं, डेविड रॉबर्ट्स जो मजदूरों की समिति का नेता है और जॉन एंथनी जो ट्रेनर था टेम्पलेट वर्क्स कंपनी का चेयरमैन है। पिछले दिसंबर से कंपनी हड़ताल चल रही है कंपनी में। साइमन हार्नेस ट्रेड यूनियन का जो प्रतिनिधित्व करता है उसने हड़ताल से अपना समर्थन वापस ले लिया है, लेकिन डेविड रॉबर्ट्स चाहता है कि जब तक मजदूरों की मांगें पूरी ना हो तब तक हड़ताल जारी रहे। मजदूर भूख से परेशान हैं, कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। स्थिति दिन प्रतिदिन और गंभीर होती जा रही है। दोनों पक्षों के अधिकांश लोग अपने नेताओं को छोड़कर समझौता करने के लिए तैयार हैं। एनी रंडरवुड जॉन एंथनी की बेटी हैं, वो एडगर एंथनी की पत्नी हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो लिखा है। और एनी रॉबर्ट्स की पत्नी है। एनी श्रीमती जोन्स के लिए भोजन मतलब रॉबर्ट्स डेविड के लिए, यहाँ पे जोन्स लिखा है, लाती ये रॉबर्ट्स की वाइफ के लिए, यहाँ पे मिसेस जोन्स, कुछ गलती हो गई है। भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं भेजती हैं, लेकिन रॉबर्ट्स अपनी पत्नी को एनिट से कोई उपहार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता है, मतलब ये अलाउ नहीं करता। रॉबर्ट डज नॉट अलाउ, जैसा कि अभी हम लोगों ने ये टेक्स्ट में पढ़ा था, वो अलाउ नहीं करता है। ठीक है। हार्नेस हड़ताली मजदूरों से बात करता है। वो कहता है कि उन्होंने गलत सलाह मान ली। इसके बाद रॉबर्ट्स एक लंबा भाषण देता है। वो कहता है कि ये लड़ाई कैपिटलिस्ट के विरुद्ध है, मतलब पूंजीवाद के जो कैपिटलिस्ट होते हैं, पूंजीवाद कैपिटलिस्ट के विरुद्ध है। इसी बीच एनी की मृत्यु हो जाती है। एनी अंडरवुड की मृत्यु हो जाती है। इसमें देखिए नाम जो है कहीं कहीं पे गलत दिए हैं, मतलब एनी की मृत्यु होती है जो उसकी वाइफ होती है। एनी अंडरवुड अलग हैं, एनी उसकी वाइफ है, रॉबर्ट्स की वो अलग हैं। इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि एक जैसे नाम है, इसीलिए एनी की मृत्यु हो जाती है। यह समाचार रॉबर्ट्स को दिया जाता है जो बैठक छोड़कर चला जाता है। बैठक में एडगर अपना पक्ष रखते हुए कहता है कि भूखी मरती हुई महिलाओं को देखते रहने के बजाय आप अपना पद छोड़ देना अधिक उचित समझेगा। कौन कहता है ये? एडगर, जॉन एंथनी का बेटा। जॉन एंथनी एक भाषण देता है। वो मजदूरों के साथ कठोरता से व्यवहार करना चाहता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो सभी सदस्य होते हैं जॉन एंथनी को छोड़कर विवाद को साइमन हार्नेस के हाथों में सौंपने के पक्ष में होते हैं। अब एंथनी के पास इस्तीफ़ा देने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। रिज़ल्ट इसका ये निकलता है कि एंथनी और रॉबर्ट्स दोनों उनके पदों से हटा दिए जाते हैं।
अंत में सभी मज़दूरों की शर्तें मान ली जाती हैं जो शुरुआत में प्रस्तावित की गई थी। ये जो हड़ताल थी एक महिला तथा 2 उच्च व्यक्तियों मतलब श्रेष्ठ व्यक्तियों रॉबर्ट्स और एंथोनी के कष्टों और बलिदान का कारण बनती है। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी स्ट्राइफ की जो ये टेक्स्ट है ये भी पढ़ ली है और हम लोगों ने इस स्टोरी को बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपको ये एक बार में नहीं समझ नहीं आ रही ना स्टोरी तो दोबारा सुने जाके, उसे बार बार सुनेंगे आपको डेफिनेटली समझ में आने वाली है। तो दोस्तों, आज की अपनी क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आगे आने वाली क्लास में हम एक और वर्क्स के साथ जॉन कार्ल्सवर्दी के मिलेंगे। इसके अलावा अगर कोई इसके कैरेक्टर्स रह गए मैं आपको सब कुछ करवाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी क्लास को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करना भी ना भूलें। क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।